तो तुम्हारा स्वागत है टोक्यो गूल री के पार्ट 4 में। और ये इसका आखिरी पार्ट होने वाला है। मतलब इसके बाद कुछ नहीं, टोक्यो गूल खत्म, टाटा बाय बाय। और इसे इतनी जल्दी एक ही पार्ट में इसलिए खत्म करने का मैंने सोचा बिकॉज तुम्हारा लास्ट पार्ट पर सपोर्ट देखकर मुझे लगा मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। और पार्ट्स बनाए तो कहीं तुम मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर ना करा दो एक ही महीने में। इतनी जल्दी नहीं जाना है मुझे, इतने सब्सक्राइबर मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो इसलिए अब लगभग 90 चैप्टर्स इसमें कवर करने वाला हूँ और इसीलिए ये इतनी लंबी वीडियो होने वाली है, द लॉन्गेस्ट वीडियो आई एवर मेड। सो स्टार्ट करते हैं। यारे तो जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा था कि सीजी वालों का एक नया मिशन होता है जिसके लिए वो निकलते हैं रोशिमा आइलैंड की तरफ। और जो कानिकी होता है वो रुकता है कोचेलो को सेव करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कानिकी गद्दारी कर देता है और हनामी को बचाकर वहां से ले जाता है और अब वो ऑफिशियली ससाकी से कानिकी बन चुका है। कहीं वहां आरिमा भी आ जाता है जिससे वो लड़ता है और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि आरिमा अपने आप को मार लेता है। टोक्यो गूल री फाइनल पार्ट। तो ये पार्ट शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि आरिमा इज डाउन और कानिकी उसे जाकर तुरंत ही पकड़ता है एंड ही इज इन फुल शॉक कि आरिमा ने ऐसा क्यों किया। अब आरिमा उसे कहता है मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए सुनो, मैं और फुरुता हम पर एक एक्सपेरिमेंट करे गए थे एंड वी आर फेलियर मिक्स ब्लड हाफ ह्यूमंस। तो सिंपली कहे तो अरिमा गूल तो नहीं है बट ये ह्यूमन भी नहीं है, ही इज अ हाफ ह्यूमन। इसके पास कागुने भी नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज अ फेलियर। लेकिन हाफ ह्यूमन होने की वजह से इसके पास फिजिकल एबिलिटीज और सेंसेस एक अलग ही लेवल पर है, इसीलिए ये इतना ताकतवर था और बचपन से ही सिर्फ इसे ट्रेन करा गया। अब इसने अपने आप को यहाँ इसलिए मारा क्योंकि ये थक चुका था एंड जिस एक्सपेरिमेंट से ये बना है उसकी वजह से इसके पास ज्यादा टाइम भी नहीं था क्योंकि इसकी एज दूसरों से ज्यादा जल्दी एक्सेलरेट होती है, इसलिए तो इसके बाल 30 साल की उम्र में ही सफेद हो गए। हालांकि इसकी आंखों के विजन्स भी खराब होने लगे थे, एक आंख से तो ये देख भी नहीं पा रहा था। और फिर अरिमा ये भी कहता है कि ये सब एक्सपेरिमेंट वाशु फैमिली ही करवाते थे। तभी दूसरी तरफ अरिमा की बातें सुनकर जो मारुते था वो योशितो की वाशु के पास जाता है और उसके सामने गन तान के खड़ा हो जाता है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता है तो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। मारुते कहता है जो ये बुक एतो ने लिखी है ये ऐसी वैसी बुक नहीं है, इसमें सच लिखा हुआ है कि कैसे वाशु फैमिली इज ऑल्सो कनेक्टेड टू गूल्स। एंड देन फिर मैंने तुम्हारा पूरा रूटीन फॉलो किया लेकिन मुझे उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी। एंड देन फिर मैंने हमारे सिक्योरिटी स्कैनर्स चेक करवाए एंड देन मुझे पता चला कि उसमें कुछ इंडिविजुअल्स के लिए अलग सेटिंग कर रखी थी। इससे साफ होता है कि वाशु फैमिली इज जस्ट नॉट कनेक्टेड टू गूल्स, दे आर द गूल्स। एंड देन वो उसके सर में सीधा शूट कर देता एंड देन उसके एक ही सेकंड बाद वो साला खड़ा हो जाता है एंड इसकी आंखें देखकर तुम्हें पता चली क्या होगा, ही इज अ गूल। आई मीन व्हाट अ प्लॉट ट्विस्ट। मतलब ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि सीचीजी जो गूल्स को खत्म करने के लिए बनी है उनके फाउंडर खुद ही गूल्स निकलेंगे। दूसरी तरफ अरिमा दिखाया जाता जो अपनी आखिरी सांस में बोलता है मैं कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता था एंड ही डाइड। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता कि सीजीजी के कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स जो थे वो तोगा वगैरह को आकर घेर लेते हैं एंड अब उनकी फाइट चालू हो जाती है। दूसरी तरफ कोचेला का जो वॉचमैन था उसे पीछे से आकर दोनाता पूरा पकड़ लेता है, वही प्रीस्ट गूल, और उसे मार देता है एंड नाउ ही इज आल्सो फ्री। एंड पीछे हम देखते हैं कि उसे आजाद भी ऊटा ने किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कानिकी के पास हिराकू आता है और वो कहता है टेंशन मत लो, हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं। इन्वेस्टिगेटर अरिमा के ऑर्डर्स थे कि हम तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकाल दें क्योंकि उन्हें यकीन है कि तुम ही हो जो इस सब को खत्म कर सकते हो। अब समझ में आया कि मतलब ये अरिमा का पहले से ही सब कुछ प्लान था, कानिकी से लड़ना देन उसके बाद अपने आप को ही मार लेना। इसलिए तो वो कानिकी को मार ही नहीं रहा था, अगर वो चाहता तो 2 बार में इसे खत्म कर सकता था। अब वहाँ शिप में हमें दिखाया जाता है कि मारुते योशितोकी को मारकर वहां से भाग गया था एंड जब वाशु का बेटा मुत्सुरी वाशु वहां आता है तो वो अपने बाप की मौत पर चीख कर रोने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुरुता ने एतो को मार कर उसके चीथड़े उड़ा दिए थे, इतना मारा था कि आउल से उसे चिड़िया बना दिया था एंड देन वो वहां से चला जाता है। अब जो एतो थी वो क्रोल करते करते कानिकी से आकर मिलती है और उसे बताती है कि उसके दोस्तों को बचाते हुए उसकी ऐसी हालत हुई और हाँ तुम्हें वो विश पूरी करने की जरूरत नहीं, वही विश जो उसने कहा था, किल दी वन आइड किंग। अब हम बाहर देखते हैं कि तोका, आयोता और योमो उन इन्वेस्टिगेटर्स से लड़ रहे थे। कहीं वहाँ हिराको आता है और इन्वेस्टिगेटर्स पे ही हमला करने लगता है। वो कहते हैं क्या कर रहा है भाई,
तू एक इन्वेस्टिगेटर है। तभी हिराको अपना रेजिग्नेशन लेटर निकालता है और कहता है आई रिजाइंड। ये एक्सपेक्ट नहीं था हिराको से, पूरा मतलब उसने एकदम लॉजिकल सीरियस आंसर दिया। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रुशिमा आइलैंड पर बैटल चल रही थी। उसी बीच मुत्सुकी को ढूंढते हुए उरियो को ना एक बॉडी मिलती है जिसके हाथ पैर सर कटे हुए थे और वो वही जगह थी जहाँ तोर्सो और मुत्सुकी थे। अब दिखाया जाता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। तोर्सो और मुत्सुकी यहाँ पर थे। तभी तोर्सो मुत्सुकी को अपने पास्ट के बारे में बताता है कि वो अपने बाप के साथ रहता था। उसकी माँ नहीं थी और उसका बाप भी काफी अब्यूजिव था, उसे बाहर भी नहीं जाने देता था, इसलिए उसने आज तक कभी भी बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। लेकिन फिर एक टाइम होता है जब उसका बाप कई दिनों तक आता ही नहीं है घर पर। अब उसे भूख लग रही थी, इसलिए फिर वो पहली बार बाहर जाता है और एक पास के शहर में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था मिनोमी। एंड देन वो उसके साथ कई सारे गेम्स वगैरह खेलता है और वो इतना मजा करता है कि वो भूख के बारे में भूल ही जाता है। अब जब वो घर पर वापस आता है तो उसके बाप को पता चल गया था कि उसकी परमिशन के बिना वो बाहर गया था घूमने और इसीलिए फिर वो उसका मुंह पकड़कर पूरा देता है। एंड देन वहां से भागकर वो बाहर आ जाता है और वहीं उसे मिनोमी मिलती है फिर से। अब मिनोमी एक इंसान थी लेकिन उसके घर में भी अब्यूजिव पेरेंट्स थे, इसलिए वो भी उनके साथ रहना नहीं चाहती थी। अब वो दोनों सोचते हैं कि कहीं वो दूर भाग जाते हैं। तोर्सो कहता है टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ड्राइविंग सीख लूंगा, फिर हम एक साथ कहीं दूर चले जाएंगे। देन उसके बाद उस पर कोई और जगह जाने के लिए नहीं थी, इसलिए तोर्सो उसे अपने घर ही ले आता है और वो दोनों वहां सो रहे थे। अब तोर्सो के दिमाग के अंदर उसके सारे सपने सच चुके थे कि अब भाई यही उसकी जिंदगी है। तभी हम सुबह देखते हैं कि जब तोर्सो की आंख खुलती है तो वहां मिनोमी नहीं थी और जब वो बाहर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि जो उसका बाप था वो मिनोमी को मार खा रहा था। और फिर वो उससे कहता है बहुत बढ़िया मेरे बेटे, तुमने बढ़िया लड़की फंसाई। अब ये देखकर तोर्सो इतना गुस्से में जाता है कि वो अपनी कागुने एक्टिवेट करके अपने बाप के चीथड़े उड़ाए थे और उसके बाद से ही उसके अंदर इमोशन वगैरह सब खत्म हो जाते हैं और वो आज भी बचता है कि वो मिनोमी को अपने साथ घुमाने ले जा पाया। अब हमें मुत्सुकी के पास्ट के बारे में भी दिखाया जाता है और हमें पहले भी बताया था कि उसकी फैमिली को गूल्स ने खत्म कर दिया था, लेकिन अब हमें असलियत दिखाई जाती है कि ऐसा नहीं था। उसने खुद अपनी फैमिली को मारकर खत्म करा था और उसके बाद वो सब भूल गई। She has a split personality। जो उसकी रियल पर्सनैलिटी है वो बहुत ही ज्यादा खूंखार है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो बॉडी उरियो ने देखी थी वो असल में तोर्सो की थी और मुत्सुकी ने ही उसका ये हाल किया था। I mean, हाथ पैर सर तो ठीक थे, उसने उसका वो भी काट दिया था, इसलिए उरियो भी कंफ्यूज था कि ये लड़का है या लड़की। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं जो मीजा थी उसकी लड़ाई चल रही थी जुजो के राइट हैंड मैन अबानाई से, जो उसे चीर कर रख देता है। लेकिन तभी पीछे से वहां एक गूल की एंट्री होती है और वो और कोई नहीं कूरो थी। वही दोनों बहनें नहीं थी कूरो और शीरो जिन्हें डॉक्टर कानो ने बनाया था, लेकिन भाई इस वक्त ये एक अलग ही लेवल पर थी और इसीलिए वो अबानाई को बुरी तरह धो देती है। लेकिन तभी इन्वेस्टिगेटर ज्यूजो खुद वहां आता और उसके मुंह में चाकू घुसेड़ देता है। ज्यूजो कहता है तुम तो पूरी मॉन्स्टर ही बन गई हो। फिर वो ये भी दिखाती है कि उसने अपनी बहन को अपने अंदर ही अटैच कर लिया ताकि वो मर ना जाए। एंड देन वो पूरा फुल ट्रांसफॉर्म होती है एंड देन ज्यूजो से लड़ती है और इस बार वो उस पर भारी पड़ रही थी, इसलिए वो ज्यूजो को भी चीर देती है। अब कूरो को लग रहा था कि ज्यूजो खत्म, ताकि पीछे से उठकर उस पर दोबारा से अटैक कर देता है और कूरो को एक ही अटैक में बीच में से चीर देता है। हम देखते हैं कि ज्यूजो भी अब अराता यूज कर रहा था और उसमें वो एक पूरा मॉन्स्टर लग रहा था, लेकिन जो कूरो थी वो वापस से जुड़ जाती है। लेकिन अब ज्यूजो के अराता के सामने कूरो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, इसलिए वो वहां से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ होजी और अकीरा आते हैं तातरा से लड़ने के लिए। फिर इनकी भसड़ चालू होती है। तातरा से भसड़ इसलिए भी है होजी की क्योंकि उसने तातरा के भाई को मारा था। एंड अब तातरा ट्रांसफॉर्म होता है और भाई साहब क्या ट्रांसफॉर्मेशन था इस बंदे का। That's why he is considered one of the strongest ghouls in Aogiri। वो एक ही हमले से कई उनके इन्वेस्टिगेटर्स को मार देता और उसकी पावर ऐसी थी कि वो उन सबको जलाकर मेल्ट कर दे रहा था। एंड देन फिर अब खुद उसे लड़ने के लिए होजी आता और वो उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा था, लेकिन वो तातरा था। वो एक गैप बनाकर होजी को खत्म करता, तभी बीच में ताकीजावा आकर तातरा पर ही हमला कर देता। यानी कि एक और गद्दारी। भाई साहब इस आर्क में तो मतलब एक के बाद एक गद्दारी देखने को मिली है। पहले कानिगी ने करी, फिर अरीमा ने करी, फिर हमें वाशुमा एमली की गद्दारी के बारे में पता चला और अब ताकीजावा। ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते जा रहे हैं, मैं दिमाग नहीं झेल पा रहा है इन सबको। और अभी तो आगे और भी बहुत सारे आने वाले हैं।
और उन दोनों की बैटल होती है और तातरा उसके मुंह पर आग लगा देता है, लेकिन ताकीजावा को इतने में कुछ नहीं होता, वो अपनी काकुजा एक्टिवेट कर लेता है एंड अब उन दोनों की बैटल होती है एंड भाई मुझे बिलीव नहीं हुआ बट ताकीजावा तातरा को देता है और वो इसीलिए भी क्योंकि ताकीजावा को योशिमुरा की बॉडी से बनाया गया था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गूल्स एवर। और जब वो मरता है तो वहाँ एक हमें ग्लिम्स दिखाया जाता है क्योंकि गूल मांगा के एंड में जब अरीमा कानिगी को हरा कर अपने साथ ले जा रहा था तो वहाँ जो तातरा था वो नीचे झुक कर अरीमा को रिस्पेक्ट दे रहा था। अब तुम्हें लग रहा होगा व्हाट द फक इज दैट, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या हुआ है। एक और ट्विस्ट, यस, क्या ये जो अरीमा थे तो और तातरा है ये सब साथ में मिले हुए थे और ये चाहते थे कि एक ऐसा वर्ल्ड बने जहाँ गूल्स और ह्यूमंस साथ में रह सके और उसके लिए उन्हें एक किंग चाहिए था, द वन आइड किंग, जो ये सब कुछ कर सके। एंड अब जब अरीमा ने कानिगी के साथ फाइट की तो उसके अंदर का पोटेंशियल को देखकर उसे रियलाइज हो गया था कि ये नेक्स्ट वन आइड किंग बन सकता है। इफ यू डोंट नो, अरीमा को भी ये लोग वन आइड किंग कहते थे बिकॉज ही इज टू पावरफुल, लेकिन उस पर ज्यादा वक्त नहीं था इसलिए उसने अपनी लेगेसी को ट्रांसफर कर दिया और इसीलिए वहाँ एतो ने उसके दोस्तों की जान बचाई और अरीमा ने भी उसके सामने सुसाइड किया ताकि सबको ये लगे कि कानिगी और अरीमा की फाइट में कानिगी ने अरीमा को मार दिया और अरीमा का खौफ तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर एवर, जो मतलब किसी भी गूल को मार सकता है। तो अब जब ये रूमर फैलेंगे कि कानिगी ने अरीमा को मारा है तो उसका भी अब खौफ फैलेगा हर जगह और उसे फिर नेक्स्ट वन नाइट किंग के रूप में वो एक्सेप्ट करेंगे। सो यस, ये सब कुछ उन्होंने प्लान कर रखा था पहले से। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ ताकीजावा होजी से बोलता है कि होजी सान मैंने इसे मार दिया। अब उसे लगा था कि होजी अब उसे शाबाशी देगा। अगर तुम्हें याद नहीं है तो ताकीजावा होजी के अंडर ही काम करता था और उसको काफी आइडलाइज भी करता था, लेकिन ताकीजावा एक गूल है इस वक्त। होजी अपने बंदों से कहता है इस गूल को खत्म करो और ये सुनकर ताकीजावा को गुस्सा आ जाता है एंड देन उनकी फाइट होती है। अब जो ये फाइट है वो ऑफ स्क्रीन चली है इसलिए हमें सीधे रिजल्ट दिखाया जाता है कि ताकीजावा ने उन सबको मार दिया। होजी का भी सर लगा था एंड आखिरी मेंबर जो उसने पकड़ रखा था वो अकीरा थी जिसे वो मारने वाला था, लेकिन तभी बीच में अमोन आ जाता है और उसके हाथ को काट देता है। हमें दिखाया जाता है कि उस पर भी एक्सपेरिमेंट करके उसे हाफ गूल बनाया गया था और अब ताकीजावा और उसकी बैटल स्टार्ट होती है, लेकिन ताकीजावा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था तो वो तो उसे आराम से चीर रहा था, लेकिन अमोन हार नहीं मान रहा था। वो कहता है याद करो तुम एक गूल इन्वेस्टिगेटर हो। वो कहता है चुप कर और उनकी बहसबाजी चलती रहती है। तभी वहां मुत्सुकी आती है और उसने अपनी डार्क साइड जो एक्टिवेट कर ली थी वो सीधा कर दिया एक्टिवेट अपनी कागू ने और सीधा ताकीजावा पर अटैक करती है और उसे पता था कि ये काफी ताकतवर है इसलिए वो सीधा उसकी कमजोरी पर हमला करती है, यानी कि सीधे अखरोटों पर। यप, आई एम सीरियस। फिर वो पागलों की तरह दर्द के मारे चिंगाड़ रहा था और अब वो उस पर अटैक करके उसे खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी बीच में अकीरा आ जाती है और वो बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। ताकीजावा की फट जाती है कि ये अकीरा ने क्या किया। अब जो मुत्सुकी थी वो कहती है अकीरा मैम आपने ये गलत किया, किसी गूल को बचाना एक अपराध है। अब अमोन उन पर जाकर अटैक करता है ताकि ताकीजावा और अकीरा वहां से निकल जाए, लेकिन मुत्सुकी भी पीछे नहीं हट रही थी तो इमाओरियो आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन अमोन नहीं रुकता। वो उनकी पूरी स्क्वाड से लड़ता है और ताकीजावा को कहता है अकीरा को लेकर यहाँ से निकल जाओ। फिर वो उसे लेकर वहां से निकल जाता है और यहाँ अमोन उन सब से लड़ता है। अब उरियो वगैरह उसे तगड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन फिर उरियो जाता है ब्रूटल और अपनी कागुनी तलवार उसके अंदर घुसेड़ कर उसे चीर देता है। उसे लगता है अब तो ये खत्म, लेकिन अमोहन अपनी असली कूल फॉर्म एक्टिवेट करता है और उसके बाद वो उन सब के चीथड़ उड़ा देता है। तभी जो सेको थी वो वहां रोने लगती है। अब उसने तो उसे पहले भी बचाया था इसलिए वो उससे कहता है एक बार चुनने से पहले सही से डिसाइड करना कि तुम किसको चुन रही हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीजा और नाकी को दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स घेर लेते हैं। तभी वहां एंट्री होती है सुकियामा की एंड देन वो वहां से उन्हें निकालने में मदद करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कूरो थी वो डॉक्टर कानो के पास आकर कहती है ये देखिए मेरी बहन शीरो अभी मेरी बॉडी के अंदर जिंदा है, आप इसे बचा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर कानो कहता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। वो कहता है मैंने कई और नए एक्सपेरिमेंट्स बना लिए और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स वो उस पर छोड़ देता है। कई वहां आता है निशियो और वो कूरो का साथ देता है और वो भी लड़ू के वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। और अब तुमने यहाँ नोटिस किया होगा कि कानिकी के जो दोस्त थे उन्होंने इधर दूसरे गूल्स की मदद की जिसमें आओगरी की कुछ मेंबर्स भी थे और अब इसके बाद जितने भी गूल्स बचे थे वो सब के सब वहां से निकल जाते हैं एंड दिस वॉर इज ओवर नाउ। अभी तक ये सबसे इम्पैक्टफुल वॉर थी क्योंकि इसमें आओगिरी खत्म हो गई और पूरे सीजीजी का भी राज खुल गया
और हाँ, एक और बात, जो इनके सीसीजी का चेयरमैन था, द मेन लीडर योशितोकी वाशु का बाप, उसे फुरुता जाकर मार देता वी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और वहां वो दोनातो पोरापोरा भी था। इसका मतलब वी ऑर्गेनाइजेशन ने सीसीजी को धोखा दिया, क्योंकि वो उनके साथ इतने साल से काम कर रहे थे, लेकिन अब वो फुरुता के साथ काम कर रहे हैं। एंड देन फिर हमें ये भी पता चलता है कि असल में जो फुरुता का बाप था वो यही वाला वाशु था। इसका मतलब फुरुता का भाई हुआ, नाजायज भाई योशितोकी वाशु, जो अभी मर गया है, और उसका भतीजा जो है वो है मुत्सुरी वाशु। हमें कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि कानिकी उन सबके साथ उस कॉफी शॉप में ही रह रहा था। जातोका, योमो, हिराको, सुकियामा, आयातो, हिनामी वगैरह थे। एंड देन उनकी मीटिंग होती है बाकी के गूल्स के साथ, जैसे कि नाकी, मीजा, कूरो, जिनको भी उन्होंने बचाया था रुशिमा आइलैंड पर। और अब इनसे बात करते हुए ये एक नई टीम बनाते हैं जिसका नाम था द गोट, एंड उनका लीडर होगा कानिकी कैन, द न्यू वन आइड किंग। और उनका मकसद है वर्ल्ड को सही करना। सो अभी तक जो भी टोक्यो गूल चल रहा था, या ऑलमोस्ट 250 चैप्टर्स, ये सब कुछ बिल्डअप था इस मोमेंट के लिए। अब हमें भी और कानिकी को भी असलियत पता चल गई है सीसीजी और गूल्स के बारे में। उसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है। इन्वेस्टिगेटर बनकर गूल से भी लड़ लिया, गूल्स बनकर इन्वेस्टिगेटर से भी लड़ लिया। नाउ इज फुल एक्सपीरियंस्ड। और अब जो उसका असली गोल है उस पर काम करना स्टार्ट होगा, यानी कि अब बिल्डअप खत्म और रियल टोक्यो गूल अब स्टार्ट होगा। और हाँ, उन्हें ये भी पता चलता है कि कई सारे गूल्स कोचेला से आजाद हो गए थे जिनको कानिकी ने आजाद किया था, और उन सारे गूल्स पर भी कोई गोल नहीं था। और कानिकी अभी वन नाइट किंग है, इसलिए वो सब के सब भी कानिकी को ही ज्वाइन करेंगे। यानी कि अब कानिकी के पास काफी ज्यादा बड़ी टीम है, लाइक ऑर्गेनाइजेशन। हमें ये भी दिखाया जाता है कि जो अकीरा थी वो भी इनके पास ही थी, ताकिजावा भी, और अकीरा की हालत काफी खराब थी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है सीसीजी, जहाँ फुरुता ने चेयरमैन को मार दिया था, लेकिन किसी को खबर नहीं थी कि किसने ये काम किया। और अब उसने एक नकली रिकमेंडेशन लेटर भी बनवा लिया था जिसमें लिखा हुआ था कि अगला ब्यूरो चीफ फुरुता बनेगा। सो यस, तुम्हें पता चल रहा है अब क्या होने वाला है। इट्स कानिकी वर्सेस फुरुता नाउ। अब बाकी के इन्वेस्टिगेटर सोचकर हैरान थे कि ये साला कल का लौंडा फुरुता अभी आया है, इसने कुछ ऐसा अचीव भी नहीं करा है, साला इसे ब्यूरो चीफ कैसे बना दिया। अब हमें दिखाया जाता है कि फुरुता कहीं जा रहा था और उससे मिलने के लिए आता है सीधा डायरेक्ट कानिकी। और अब वो दोनों पहले के फॉर्मर पार्टनर्स थे, इसलिए फुरुता उसे बताता है कि वो और रेजे दोनों ही बचपन से एक साथ रहे हैं और वो उसे बेइंतहा प्यार करता था। उसने तो सपने भी बना लिए थे कि बड़े होकर वो उसे शादी वादी करेगा। यहाँ तक कि उसने उसको उस एक्सपेरिमेंट वाली जगह से भागने में मदद की थी ताकि वो आजाद होकर फ्रीली जी सके, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही फ्री हो गई और मेरे बारे में भूल ही गई। तो बस मुझे उसे अपने कंट्रोल में रखना था, तो इसलिए उस दिन मैंने उस पर स्टील बार्स गिरा दिए थे। लेकिन अब जब वो बूढ़ा वाशु मर चुका है, अब कोई टेंशन नहीं, अब मैं रिजे से शादी कर सकता हूँ, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। और फिर मैं रिजे के साथ बहुत सारे बच्चे करूंगा, लाइक 101 डेल्मेटियंस। और फिर वो वहां से चला जाता है। और कॉफी शॉप पर हम देखते हैं कि योमो हिराको के लिए कॉफी बनाता है, विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज एक तरह से योमो का वो दुश्मन है, क्योंकि वो अरीमा के साथ काम करता था और अरीमा ने ही उसकी बहन को मारा था। लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता बिकॉज वो सब पास था और वो सब कुछ बीत चुका था, और अब हिराको भी उनके साथ ही था। अब दूसरी तरफ कानिकी हमें दिखाया जाता है जो सुकियामा से डिमांड करता है कि उसे काफी सारे व्हाइट सूट चाहिए होंगे, जिसके लिए फिर नाकी को बुलाया जाता है। अब नाकी पहले तो मना कर देता है कि ये व्हाइट सूट्स हमारी प्राइड है और हम तुम्हारी बात क्यों मारे, तुमने हमारे बॉस या मोरी को मारा था। अब उन दोनों की फाइट होती है जिसमें कानिकी उसे पेल देता है, एंड देन हारने के बाद फिर नाकी कानिकी की बात मान लेता है। अब उन्हें ये भी पता चलता है कि अकीरा का बचना काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसे सुनकर ताकिजावा काफी परेशान हो जाता है। उसके बाद कानिकी वगैरह एक डॉक्टर को बुलवाते हैं अकीरा के इलाज के लिए, और वो डॉक्टर कानो का क्लासमेट भी था। वो बताता है कि कानो बचपन से ही काफी इंटेलिजेंट था और उन्हीं के साथ वो एक ही यूनिवर्सिटी में था। अब कानिकी उसे पूछता है कि अकीरा को कैसे बचाया जा सकता है। वो कहता है कि आरसी सप्रेसेंट लगेगा, क्योंकि क्या था कि जो बेंजो था वो अपनी कागुने से किसी को हील तो कर सकता है, लेकिन अकीरा थी एक इंसान, उसे हील करने से उसके आरसी लेवल्स बढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें आरसी सप्रेसेंट चाहिए था ताकि उसके लेवल्स को लो करके वो मेंटेन कर सके। अब जो फुरुता जो था वो सीसीजी मेंबर्स को बताता है कि जो क्लाउन्स हैं उनकी पूरी टीम उन पर हमला करने वाली है और उनसे लड़ने के लिए वो प्लान बनाता है। फिर वो ये भी डिसाइड करता है कि किशो आरिमा मर चुका है, इसलिए हमें एक नया किशो आरिमा चाहिए, और फिर वो जियोजो को उसकी जगह अपॉइंट करता है।
और अब जुजो का स्क्वाड नया S3 स्क्वाड बनेगा। अब जो इन्वेस्टिगेटर कूरा था उसे पसंद तो नहीं था ये फुरुता, लेकिन वो किसी की भलाई के लिए काम कर रहा था, बस इसीलिए उसकी बात मान रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जो तेकियोमी कुरावा था, वही स्पेशल इन्वेस्टिगेटर कुरावा का बेटा, उसकी एक क्लासमेट थी जो कि बेकरी में काम करती थी और वो और कोई नहीं योरिको थी। याद हो तो ये तोका की बेस्ट फ्रेंड भी थी। अब जो तेकियोमी होता है वो उसे काफी ज्यादा मिल रहा था इन दोनों, और एक दिन वो सीधा जाकर उसे मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। अब वो एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए योरिको भी हाँ कर देती है। अब यहाँ हमें दिखाया जाता है कि द गोट यानी कि कानेगी की टीम की प्लानिंग चल रही थी कि वो सीजी की लेबोरेटरी में जाकर आरजी सप्रेसेंट चुराएंगे, और वो काफी स्मार्टली काम करते हैं और ये सोचते हैं कि जब ये क्लाउन्स वगैरह सीजी पर हमला करेंगे तो इस केओस का फायदा उठाकर हम आराम से उधर घुस जाएंगे। आप देखते हैं कि कुछ क्लाउन्स मास्क पहनकर कई लोग शहर के बीच पहुंच जाते हैं एंड देन एकदम से ही सिविलियंस को मारने लगते हैं। सो हाँ, इसका मतलब है कि क्लाउन्स आ चुके हैं एंड देन उसके बाद ही तुरंत ही वहाँ सीजी के मेंबर्स आ जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और जो हमला था ना, ये काफी बड़ा लेवल पर था क्योंकि ये कई वार्ड्स में एक साथ हुआ था। हम देखते हैं कि ऊटा भी इनके साथ आया हुआ था। अंदर हम देखते हैं सीजीजी में मुझसे रिवाशु पहले इस मिशन को लीड कर रहा था, लेकिन फिर आता है ब्यूरो चीफ फुरुता एंड देन वो आकर उससे कमांड लेता और सबको ऑर्डर देना चालू कर देता, जो कि बिल्कुल भी वाशु को पसंद नहीं आता। फुल कॉन्फिडेंस में चिल्लाकर सबको ऑर्डर दे रहा था, यहाँ तक कि वाशु भी हैरान हो जाता है कि ये तो इसका अभी पहली बार है और फिर भी इतना कॉन्फिडेंस। अब वो सारी स्क्वाड्स को भेजता है लड़ने के लिए, यहाँ तक कि वो वाशु को भी ऑर्डर देता है। तो इस तरफ हम देखते हैं कि कानेगी की टीम भी बैटल ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाती है और फुल व्हाइट सूट पहनकर एकदम राजू बाबू बनकर वो भी जाकर उन क्लाउन्स की गर्दनें उड़ा रहे थे। अब हम देखते हैं दोनातो पोरापोरा को भी, एंड एक्चुअली में वही इस क्लाउन ग्रुप को अभी लीड कर रहा है, ही इज द लीडर। एंड देन उसे लड़ने के लिए आता है उरियू और उसका एक साथी। अब जैसे ही वो वहां एंटर करते हैं एकदम से ही उसके साथी का हाथ कट जाता है और उन्हें पता तक नहीं चलता। अब उरियू उसे लड़ने के लिए जाता है, लेकिन एकदम से ही वो उसके पीछे आ जाता है और उसके साथी का उसके सामने हाथ उखाड़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे थे वो भी उधर बैटल को ज्वाइन करते हैं और वो जाकर सीधा कानेगी पर अटैक करते हैं। अब जो कानेगी के बंदे थे वो आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं, और फिर एक आदमी उसे ब्लैक कोट पहनाता है। उफ, मतलब किंग बनने के बाद फुली फ्लेक्सिंग चल रही है। अब प्रीस्ट ने ऊपर उरियो को आराम से लटका रखा था एंड देन वो नीचे आकर उसकी गर्दन को दबोच लेता, लेकिन वो अपनी कागुने से उसे चीर देता। एंड भाई एक बात नोटिस करना कि इसकी कागुने में भी ना क्रॉस बने हुए हैं बिकॉज ही वॉज द प्रीस्ट। फिर वो उसे कहता है तुम्हें देखकर तुम्हारे बाप की याद आ गई, मुझे पकड़ने वाला आज तक कोई नहीं था लेकिन सिर्फ वही था जिसने मुझे पकड़ लिया था, जिसके बाद मुझे कई साल तक जेल में सड़ना पड़ा। तो इधर हम देखते हैं कि कानेगी पहुंचता है सीजी की लेबोरेटरी में जहाँ उसका इंतजार कर रहे थे आयोता, ताकिजावा और कूरो। अब वो अंदर घुसता है। तो इधर हम देखते हैं कि जुजो जब उन क्लाउन मास्क वाले बंदों को मार रहा था तभी वो उनका मास्क उतार कर नोटिस करता है ये साले तो सब इंसान है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ऊटा था वो इन्हें कंट्रोल कर रहा था एक कठपुतली की तरह। अब वो सीधा आता है जुजो से लड़ने के लिए और वो लड़ाई के बीच में फेस बदल कर शिनोहारा का कर लेता है और जुजो उसे देखकर रुक जाती है, लेकिन तभी पीछे से आवाराई उसका बंदा सीधे उस पर हमला करता है और कहता है बॉस संभल कर, ये नकली है सब कुछ। दूसरी तरफ हम देखते हैं उरियो पूरा जोर लगाकर उस प्रीस्ट से लड़ रहा था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कानेगी वगैरह सब घुस चुके थे लेबोरेटरी में, उनके सारे के सारे जो भी साइंटिस्ट थे उन सबको बेहोश कर देते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट जो होती है वो बेहोश होने से पहले एक बटन दबा देती है, जिसके बाद वहाँ एक कंटेनर खुलता है और वो देखते हैं तो उसके अंदर अमोन था। अब यहीं से उसका पास दिखाया जाता है कि जो अमोन था उसे भी ताकिजावा की तरह ही पकड़ रखा था एंड देन उसके बाद उसे वो खाने के लिए ह्यूमन मीट देते थे जिसे वो नहीं खाता था, लेकिन कानो फिर उसे वो जबरदस्ती खिलाता था ताकि वो जिंदा रहे। मतलब कि बहुत ही ज्यादा टॉर्चर भरी और दर्दनाक जिंदगी जी थी उसने वहां पर। लेकिन फिर एक दिन एक मास्क मैन आता है और वो उसे वहां से बचा लेता है और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि वो उस शीशे के कंटेनर को तोड़कर बाहर निकलता है और अभी वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेको वगैरह उरियो को ढूंढते हुए आते हैं, तो वो ऊपर देखते हैं तो प्रीस्ट वहां खड़ा था उरियो का सर लेकर, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो वहां वो उन्हें उरियो दिखता है सही सलामत, लेकिन वो इस वक्त अनकंट्रोल हो चुका था और प्रीस्ट वहां से जा चुका था। अब सेको और उसकी साथी उसे जैसे तैसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि उसे वापस ला सके, लेकिन ये उनके बस से बाहर जा चुका था। फिर जैसे तैसे सेको उसका हमला खाकर उसे जकड़ती है
और दूसरी बंदी उसके आरसी सप्रेसेंट लगा देती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एमोन यहाँ बेकाबू हो जाता है और अपनी मॉन्स्टर फॉर्म ले लेता है और यहाँ हमें कानिकी और अमोन की राइवलरी के सारी झलक दिखाई जाती है और फिर उनकी फाइट चालू होती है, लेकिन 2-4 ब्लॉक के बाद ही ताकीजावा उसे रोक देता है और कहता है कि तुम ये आरसी सप्रेसेंट लेकर सीधे जाओ अकीरा के पास, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं और कुरो यहाँ रुक कर इसे रोकते हैं। और अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मुत्सुकी ऊटा को पकड़ लेती है और वो तुरंत ही अपीयरेंस चेंज कर लेता है ससाकी में। अब उसे देखकर मुत्सुकी को पहले की यादें याद आने लगती हैं और फिर हमें बताया जाता है कि मुत्सुकी असल में ससाकी के बारे में फील क्या करती है। सो शी इज डीपली लव विद हिम, नॉट जस्ट लव, शी इज ऑब्सेस्ड विद हिम। अब वो कहता है लेट मी गो मुत्सुकी, लेकिन वो उसे छोड़ती नहीं है बल्कि ऊपर से उसे चाकू से चीर देती है और कहती है नहीं सर, आप मेरे से दूर नहीं जा सकते। और फिर हम देखते हैं जब उसका टीममेट औरा वहां आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वहां मुत्सुकी ने उसे मारने के बाद उसका कर दिया था। दैट्स व्हाई आई सेड ऑब्सेशन। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमोन अब उनसे लड़ना चालू करता है एंड भाई उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर थी। ताकीजावा भी कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन उसके बाद भी फिर भी ताकीजावा उसे रोकता है और जो कुरो थी वो वहां से एक आरसी सप्रेसेंट का सिलेंडर फोड़कर उसकी गैस बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सब कुछ कंट्रोल में हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाशु बैटल के बीच में था, तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक बंदे ने उसके तलवार सर में घुसेड़ दी थी। वो उसकी तलवार पकड़कर उसे आगे फेंकता है और अपनी तलवार से उसे काट देता है। अब ये देखकर तो तुम यहाँ समझ गए होगे कि ही इज ऑल्सो अ गूल, क्योंकि वो मरा नहीं भाई इतना कटने के बाद भी। वाशु कहता है तुम्हें फरूता नहीं भेजा होगा, क्यों? मुझे उस पर वैसे भी शक हो रहा था। वो कहते हैं अब वाशु फैमिली हमारे मकसद के बीच आ रही है, इसलिए हमें तुम सबको हटाना पड़ा। हम देखते हैं कि दूर से उन्हें एक शख्स देख रहा था जो और कोई नहीं, इन्वेस्टिगेटर मारूदे था। ये साला अभी भी इस शहर में, साला वाशु को उड़ाकर भाग गया था। कुछ भी कहो, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर इन दिस सीरीज। अब देखते हैं कि दोनाता और ऊटा जो थे वो बैटल से दूर आ चुके थे और यहाँ तुमने देखा होगा कि ऊटा सही सलामत बैठा हुआ है। इसका मतलब मुस्की ने जिसे मारा वो शायद कोई उसका क्लोन हो या फिर कोई दूसरा बंदा, क्योंकि यार ऊटा इतनी आसानी से वैसे भी नहीं मर सकता था। हम देखते हैं कि इसी वालों ने सारे क्लाउन्स वगैरह को भी खत्म कर दिया था। कहानी की और उन सबका भी मकसद पूरा हो गया था, अकीरा का इलाज भी हो गया था एंड शी इज ऑल्सो सेफ नाउ। तो इसका मतलब साफ साफ शब्दों में कहें तो ये वॉर भी यहाँ एंड हो जाती है। बट हाँ, जो वाशु था ना वो नहीं मिला, पता नहीं वो मरा या जिंदा है। अब फरूता को रोकने के लिए भी अब कोई नहीं था और इस मिशन के सक्सेस के बाद तो फरूता पर सबको भरोसा था। अब वो सारे लोगों को शुक्रिया करता और नीचे मुंह करके फिर हंसता और कहता है मेरा प्लान पूरा कामयाब हो। यानी कि तुम समझे ना? तू नहीं समझा, कोई नहीं बताता तुम। तो इसका मतलब पता है क्या है, क्योंकि दोनातो परोपरा जो कि लीड कर रहा था क्लाउन ग्रुप को वो फरूता के साथ ही है, तो इसका मतलब है कि जो ये अटैक हुआ था ना क्लाउन वालों का वो उसने ही करवाया था ताकि वो सीजीजी की साइड से लड़े और इस मिशन को जीतने के बाद सबको उस पर भरोसा हो जाए कि हाँ ये लीडर बनने के काबिल है और इसकी वजह से उस पर पूरा कंट्रोल आ जाएगा अब सीजीजी का। वाशु को भी उसने साइड करवा दिया। देख रहे भाई का गेम प्लान, मतलब सिर्फ उसने विश्वास पाने के लिए एक पूरी जंग करवा दी, पता नहीं कितने लोगों को मरवा दिया होगा उसमें। That's why he is the main antagonist। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकीरा को होश आ गया था और अब सबको उससे बात करनी थी। कानिकी था क्योंकि उसका भी बॉन्ड था जब वो ससाकी था। फिर अमोमन था जो कि एक तरह से उसका लवर ही है और वो इतने टाइम से गायब भी था। देन तोका भी है, उसे भी बात करनी है क्योंकि वही रैबिट गूल थी और उसने ही उसके बाप को मारा था। देन हिनामी भी है क्योंकि उसके बाप ने उसके पेरेंट्स को मारा था। तो यस, सिचुएशन काफी गंभीर थी बट एक एक करके वो सबसे बात करते चिल होकर एंड सिचुएशन सॉल्व हो जाती। ना ही हिनामी को उसमें कुछ हेट था और ना ही अकीरा को तोका पर, तो सब न्यूट्रल था। उन्हें पता था किसी का दोष नहीं था इन सब चीजों पे। उस वक्त हालात ही ऐसे थे और हालात ऐसे इसलिए थे क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है। एंड देन अकीरा जब ठीक हो जाती है तब वो एमोन के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो फरूता था वो अब लीडर बन गया था। फिर वो आता है बढ़िया स्पीच देने एंड भाई साहब ये पार्टी वाले फंकी चश्मे पहन कर आता है। आई मीन दिस डूड इज समथिंग एल्स। भाई क्रेजी बंदा है। पीछे से कुरो भी गुस्सा हो रहा था कि साले क्या कर रहा है, स्पीच देने आया तू। कहता है क्या हो गया, ये पार्टी का ही तो वक्त है। फिर वो लेकर आता है स्टेज पर कानिकी को और कहता है ये लीजिए द गोट का लीडर, द वन आइड किंग, कानिकी किंग। एंड देन उन सब के सामने उसका वो गला कटा देता है एंड कहता है अब कोई रास्ते में काटा नहीं, अब बस हमारा मिशन है इस कंट्री से सारे के सारे गूल्स को खत्म करना और इस मिशन के आराम के लिए लेट्स पार्टी।
एंड भाई साहब पूरे के पूरे जो भी वो बंदे थे वो फुल जोश में आ जाते और अखबारों में खबर छप जाती है द वन आइड किंग कानिकियन इज डेड। बट फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में वो कानिकी नहीं था। ऑब्वियसली इतनी जल्दी थोड़ी ना मेन कैरेक्टर को मारेंगे। अब तुम ये सोच रहे होगे कि साला फिर वो फेक कानिकी कहाँ से लेकर आया, तो ये भी एक मिस्ट्री है जो तुम्हें आगे पता चलेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कानिकी और तोका खड़े हुए थे। कानिकी के हाथ में उसका कप था। तभी एकदम से तोका उसे पूछती है क्या तुम वर्जिन हो, एंड कानिकी की सारी कॉफी गिर जाती है। इधर ए मूवमेंट हो गया था। अब वो इसका आंसर करता है उससे पहले ही सुकियामा वहां आ जाता है और कानिकी को बताता है कि बहुत बुरी खबर है। हमें दिखाया जाता है कि फुरुता ने एक अलग टीम बनाई है ओगुरु करके, जिसमें हाई आरसी लेवल के हाफ ह्यूमंस हैं और उनके पास एक स्पेशल सेंस है जिसकी वजह से वो इंसानों और गूल्स में फर्क बता सकते हैं। और अब वो बुरी तरह गूल्स को काट रहे हैं और हर जगह वो कानिकी के हाइड आउट भी ढूंढ रहे हैं। अब कानिकी कहता है अब हमें यहाँ से निकलना होगा, सारे हाइड आउट्स पर खबर पहुंचा दो। और फिर वो सब के सब निकलने की तैयारी करते हैं। अब वहां से सब चले जाते हैं, सिर्फ कानिकी और तोका रह जाते हैं और उन्हें भी बस निकलना ही था। कानिकी जाता है बाहर उस कॉफी शॉप को बंद करने के लिए। अब जैसे ही वो दरवाजे को पकड़ने को होता है तभी एक बंदा वहां से एंटर करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं मुत्सुकी थी। वो कहती है इन्वेस्टिगेटर ससाकी, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी, आप एक बार इस कॉफी शॉप पर आए थे, मुझे लगा क्या पता आप यहीं पर हो, चलिए सर हमारे साथ। कानी कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। अब मुत्सुकी तोका को देखकर गुस्से में आ जाती है और फिर वो कानिकी पर ब्लेड से हमला करने लगती है। फिर कानिकी उसके हमले डॉज कर रहा था, लेकिन फिर उसका टीममेट औरा भी वहां आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। अभी जो इन्वेस्टिगेटर औरा है वो इतने गुस्से में इसलिए भी था क्योंकि जो इसकी आंट है स्पेशल इन्वेस्टिगेटर औरा, जो मैंने तुम्हें बताया था पहले इसकी मौसी है, पिछले मिशन में उसकी मौसी के पैर चले गए और इसीलिए उसी का इसे गुस्सा है और उस सब का जिम्मेदार भी ये सही समझता है। अब फिर तोका आती है, मुत्सुकी से फाइट करती है। तभी मुत्सुकी उसे फोटो दिखाती है जिसमें तोका और उसकी दोस्त योरिको दोनों साथ में थे और कहती है मैंने सुना है तुम्हारी दोस्त की शादी हो रही है। तभी तोका उसमें एक कसकर लात मारती है और कहती है वो मेरी दोस्त नहीं है, मैं नहीं जानती तुम किसकी बात कर रही। अब उसने ऐसा इसलिए किया ताकि ये उसका यूज करके इसे ब्लैकमेल ना कर सके। अब गाने की औरा को तो धो देता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वहां उनका बैकअप खड़ा हुआ था, फुल अगुरो की टीम, और वो भी उन पर फिर अटैक कर देते हैं। लेकिन फिर कानिकी तोका को लेकर वहां से उन्हें चकमा देकर जैसे तैसे निकल जाता है। अब कानिकी और तोका कहीं एक दूर वीरान जगह में आ जाते हैं और वो बैठकर बात कर रहे थे एंड देन वो धीमे धीमे करीब आ रहे थे। अब तोका अपनी फीलिंग्स और कंट्रोल नहीं कर पाती, वो सीधे उसके ऊपर चढ़ती है एंड किस कर देती है एंड नाउ दे मेक लव फॉर द फर्स्ट टाइम। पूरा का पूरा एक चैप्टर सिर्फ उनके इसका ही है। आई थिंक इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम बजर्क, क्योंकि कैसगा और गट्स का भी पूरा एक चैप्टर था। अगर तुम्हें देखना है तो तुम जाकर देख सकते हो अलग से। फिर हमें दिखाया जाता है कि इन्वेस्टिगेटर तोकियोमी और योरियोको की शादी हो जाती है। तभी हम देखते कि उधर मुत्सुकी और उरियू बात कर रहे थे और मुत्सुकी कहती है मुझे ससाकी को जिंदा लाना है। उरियू कहता है ये पॉसिबल नहीं, वो द वन नाइट किंग है, वी हैव टू इरेडिकेट हिम, दैट्स द ऑर्डर। वो चिल्लाकर बोलती है आई डोंट फकिंग केयर। और ये कहता है ऐसा क्यों कर रही हो मुत्सुकी, इतना फार क्यों जा रही हो उनके लिए। वो कहती है बिकॉज आई लव हिम। पता है इसे देखकर ना मुझे एक बंदी की याद आती है, वैनिला स्काई देखी है, उसमें जो टॉम क्रूज की स्टॉकर थी। I love you. कसम से एक 100% वही है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब कुछ करने के बाद अब तोका और कानिकी आराम से बैठे होते हैं एंड देन तोका कानिकी को एक रिंग देती है गले में पहनने के लिए जो उसके काफी करीब थी और उसमें उसके माता पिता का नाम भी लिखा हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुरुता की जो ओगुरो टीम थी वो घुस घुस कर हर जगह गूल्स को मार रहे थे और जो कानिकी टीम थी वो उन गूल्स को बचा रहे थे। तो जो नाकी था उसे एक गूल लड़का मिलता है जिसका कोई नहीं था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले आता है। उसके बाद वो सुकियामा से मिलता है, देन सुकियामा उसे वहां ले जाता है जहाँ किंग आकर स्पीच देगा। फिर वहां एंट्री होती है तो वन नाइट किंग की, और भाई साहब क्या बैडएस एंट्री मारता है भाई। एंड देन वो बैडएस स्पीच भी देता है कि फिक्र मत करो, हम ये जंग तब तक करते रहेंगे जब तक गूल्स को अपना हक नहीं मिल जाता। फिर हम देखते हैं कि ऊटा, नीको और इतोरी तीनों के तीनों ये क्लाउन मेंबर फुरुता के ऑफिस में बैठे हुए थे। तभी वहां फुरुता आता है उनसे मिलने के लिए और कहता है आई विल पुट एन एंड टू दिस गेम। मेरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, हमारा फाइनल बॉस तैयार है जिसे देखकर इन सब की फट जाएगी। द अल्टीमेट एनिमी जो योशिमुरा और इशोहारिमा जैसे बंदों को भी एक ब्लो में खत्म कर देगा और उसका नाम होगा रियो। मीनिंग ऑफ रियो इन जापानीज इज ड्रैगन।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो तोका थी ना वो एक बर्गर खा रही थी, पता नहीं क्यों, और फिर वो जबरदस्ती खाने की कोशिश करती है, फिर देन उसे उल्टी वगैरह आती है, लेकिन वो फिर भी उसे बाहर नहीं निकाल रही थी। और तभी उसे एक बात भी याद आती है जो कानिकी ने उसे बताई थी कि मिस्टर योशिमुरा की वाइफ जो थी उन्होंने अपने बच्चे को पैदा करने के लिए वो दिया था जो वो चाहता था, जो उसको नीड थी। तुम्हें याद ही होगा उन्होंने ह्यूमन मीट खाया था उसे जन्म देने के लिए, बिकॉज शी इज अ ह्यूमन। अब समझे कुछ कि क्यों तोका बर्गर खा रही थी? अभी भी नहीं समझे ना? बताता हूँ। बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट। या और तुम्हें क्या लगा वो भागकर जब वहां पर आए थे वीरान जगह में तो वहां आसपास कोई मेडिकल वगैरह थोड़ी ना होगा। क्या है कि कानिकी है आधा इंसान और ये है पूरी गूल, तो इसके बच्चे को ह्यूमन फूड वाले न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो वो बच्चा था वो आम बच्चा नहीं था, वो एक एजेंट था जो फुरुता ने बेचा था, और वो उनकी कंप्यूटर से कुछ कॉपी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सुखियामा उसे पकड़ लेता है और फिर उनकी फाइट होती है, लेकिन फिर वो उनका अड्डा था इसलिए बाकी बंदे आकर उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं एंड फिर उसे वो बंद कर देते हैं। अब वो अपने साथ एक लेटर लेकर आया था सिर्फ कानिकी के लिए, और जब वो लेटर कानिकी पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ था जो तोका की दोस्त थी ना योरिको, उसे फुरुता ने कस्टडी में रख रखा है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है क्योंकि वो तोका की दोस्त है जो कि एक गूल है। सो उस पर चार्ज है कि उसने गूल की मदद की है और इसीलिए बाद में उसका एग्जीक्यूशन भी होने वाला है। अब फुरुता जानता था कि वो उसकी असली दोस्त है, तो कानिकी उसे बचाने जरूर आएगा। कानिकी कहता है ये एक चाल है, और अब वो लेटर तोका को ना मिले इसलिए वो उसे अपने बेड की तकिया के नीचे रख देता है क्योंकि उसे पता था अगर उसने वो देख लिया तो वो उसे बचाने के लिए जरूर जाएगी। दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि जो तेकियोमी कुरावा था उसने एक इन्वेस्टिगेटर को पेल दिया था क्योंकि वो उसकी बीवी योरिको को कस्टडी में लेकर उससे जबरदस्ती पूछताछ कर रहा था, और इसीलिए फिर तेकियोमी का बाप कुरावा आता है फुरुता से बात करने और पूरी इन्फॉर्मेशन बताया है कि हमने तुम्हारे बच्चे को जेल में डाल रखा है क्योंकि उसने हमारे एक इन्वेस्टिगेटर को पेला। अब हम देखते हैं कि वहाँ जेल में तेकियोमी से मिलने उरियो भी आता है जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तुम्हें पता ही है रीजन, लेकिन उसे इतना पता था कि इस बार तेकियोमी बिल्कुल सही है। अब जो कानिकी था उसने वो लेटर अपनी तकिए के अंदर छुपा कर रख दिया था। अब वो तोका के पास जाता है तो वो उसे कुछ अजीब सा बिहेव करते हुए दिख रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि तोका कानिकी के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं था। अब वो उसके बेड पर लेटती है, तभी उसका हाथ उसकी तकिए के नीचे जाता है और उसे वो लेटर मिल जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि योरियो का एग्जीक्यूशन होने वाला है। अब कानिकी निशु के साथ बैठा हुआ था और वो उसे कहता है यार मेरी एज काफी जल्दी बढ़े जा रही है बिकॉज ही इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल गूल। अब निशो कहता है अगर तुम्हें अपनी एज को रोकना है तो तुम्हें अपनी कागुने को कम यूज करना चाहिए, सीरियस इंजरीज को भी अवॉइड करो। अब तोका कानिकी के पास आती है और उसे सीधे बताती है शी इज प्रेग्नेंट। कानिकी इज शॉक्ड एंड देन वो सीधे ये भी बोलती है कि मुझे ये भी पता है कि योरिक्यू का एग्जीक्यूशन होने वाला है बट मैं इसे अभी अवॉइड करूंगी, और ये डिसीजन कानिकी को उसका सही लगा बिकॉज उसे अभी अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। अब वो पूछता है तोका गूल शादी कैसे करते हैं? वो कहती है मुझे नहीं पता बट अगर हमें प्रूफ ही चाहिए तो क्यों ना हम एक दूसरे की बॉडी पर मार्क छोड़े। एंड देन वो एक दूसरे के बाइट मार्क देते हैं कस के। इतना खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे पता है तुम लोग अपने आप को इसमें इमेजिन कर रहे हो। वेक अप टू रियलिटी बेटा, असलियत में तो ऐसा काटेगी ना नील पड़ जाएगा। एंड देन फिर हमें दिखाया जाता है कि कानिकी सब लोगों को इनके बेबी के बारे में बता देता है एंड देन उसके बाद वो सब मिलकर इनकी शादी करवाते हैं, सब बढ़िया नाचते हैं गाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिस बच्चे को उन्होंने पकड़ रखा था ना उसकी जीप पर जीपीएस लगा हुआ था और इसीलिए फुरुता के इन्वेस्टिगेटर्स उनके अड्डे तक पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उरियो जाकर मिलता है कुरोयावा से जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है क्योंकि वो उसे अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मानता है। वो उसे जाकर कहता है मुझे लगता है आपका बेटा सही है। तो फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे फुरुता को बात करने और वो जाते हैं फुरुता को अपोज करने के लिए कि तेकियोमी और उसकी बीवी को छोड़ो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो वो बच्चा था वो उनकी जेल से छूट गया था, अब बाकी के सोल्जर्स भी वहां दूसरी तरफ से आ गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुरुता की टेबल के अंदर से दो खतरनाक गूल्स निकलते हैं और उन पर अटैक करते हैं, लेकिन ओरियो और कुरेयावा दोनों ही उन दोनों को धो देते हैं। लेकिन फिर फुरुता कहता है तुमने एक बंदे को छोड़ दिया, और तभी पीछे से ओरियो की छाती चीरी जाती है। फिर हम देखते हैं कि उस क्लाउन टीम के एक मेंबर थी और उस साली का कागुने एक अजीब सा मॉन्स्टर का शेप ले लेता है और अब ओरियो को बचाने के लिए बीच में कुरेयावा खड़ा हुआ था। दूसरी तरफ मुत्सुकी और ओरा पहुंच गए थे और गुरु टीम के साथ वहां, और उधर भी फुल हमला चालू हो गया था। और इन्होंने इस वक्त इसलिए भी अटैक किया है क्योंकि द वन नाइट किंग कानिकी गेन इधर नहीं है,
देन फिर हम देखते हैं जो ओगुरो टीम थी वो पूरा अपना मॉन्स्टर फॉर्म लेकर उन पर अटैक करने के लिए जाते हैं। अब मुत्सुकी आती है सीधे तोका को मारने के लिए क्योंकि एक तरह से वो उसकी सौतन है, तो यस पर्सनल ग्रज। लेकिन फिर बीच में योमो आता है और औरा और मुत्सुकी से लड़ने लगता है और तोका वहां से निकल जाती है। लेकिन आगे फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा वहां खड़ा हुआ था, लेकिन फिक्र मत करो, फिर हिराको वगैरह उसे संभालने के लिए वहां आ जाते हैं और तोका को आगे भेज देते हैं। दूसरी तरफ कुरोआवा उन दोनों गूल से लड़ता है लेकिन बिना क्विंकी और आराता से, इसलिए वो ज्यादा देर तक उनसे टिक नहीं पाता। लेकिन अब गुस्से में ओरियो उठता है और उन्हें चीरना चालू करता है और बुरी तरह धोता है उन्हें। फिर वो जाता है कुरोआवा को उठाने क्योंकि बुरी तरह घायल था और वो कहता है माफ करना ओरियो, मेरी वजह से ही तुम्हारा बाप मारा गया था। ओरियो कहता है इट्स नॉट योर फॉल्ट, अब जाकर मुझे समझ आया। तभी उनके इस होलसम मूवमेंट को पुरुता खराब कर देता है और कुरोआवा की गर्दन के अंदर तलवार आर पार कर देता है। लेकिन तभी सामने से उसके सर पर एक गोली पड़ती है। हम देखते कि सामने बाकी इन्वेस्टिगेटर्स को लेकर मारुते आ गया था और फिर वो फुरुता को गोली से छल्ली करवा देता है। तभी एकदम से फुरुता के अंदर से उसकी एक जायगेंटिक कागुने निकलती है जिस पर मारुते लॉन्चर चला देता है। फुल तैयारी से आया एंड हर जगह वहां धुआं हो जाता है। इसका फायदा उठाकर फुरुता वहां की विंडो से कूदकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी पीछे से मुत्सुरी वासु भी वहां से कूदता है लेकिन उसे मार नहीं पाता और वो वहां से छूट कर निकल जाता है। यहाँ ऊपर कुरोआवा अपना दम तोड़ देता है ओरियो के भाव में। तभी वहां वही मांस वाला बंदा आता है जिसने अमोन को बचाया था और वो एक बोर्ड में लिखकर कहता है आई एम हिदेयोशी नागाचिका एंड आई नीड योर हेल्प ओरियो। समझे ये कौन है हिदेयोशी? इट्स हिदे, कानी का बेस्ट फ्रेंड। उस तरफ हम देखते हैं कि योमो और मुत्सुकी की बैटल चल रही थी जहां वो उसके अंदर चाकू घुसेड़ देती है और दूसरी तरफ हिराको और उसके साथ ही उस बच्चे से लड़ रहे थे। इधर मुत्सुकी, ओरा और योमो की बैटल बहुत ही खतरनाक हो रही थी और वो दोनों एक होकर योमो को डाल भी लेते हैं। और अब जब वो उसे खत्म करने के लिए जा ही रहे थे तभी योमो एक सरप्राइज थंडर शॉक अटैक करता है और मुत्सुकी को भून देता है। और फिर ओरा ये देखकर उस पर गुस्से में हमला करने के लिए आता है तो वो एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़कर तोड़कर उसे साइड में फेंक देता है। बहन, ऐसा लग रहा था कि योमो अभी गया पर अब पता चला भाई वो तो सीरियस ही नहीं था। अभी हल्का सा सीरियस हुआ तो देखो इन दोनों का क्या कर दिया। आगे में दिखाते कि दोगा और हिनामी का सामना होता है ज्यूजो की स्क्वाड से जो इस वक्त सबसे ताकतवर है। लेकिन जो हिनामी थी वो भी उनके अटैक्स को अच्छे से टक्कर दे रही थी और जिसकी वजह से तोका वहां से निकल पाती है। फिर हम देखते कि आखिरकार कानेकी जो कि बाहर गया हुआ था वो वहां वापस आता है और वो देखते कि हर तरफ सिर्फ बिछी हुई थी और सीधा उसका सामना वहां होता है ज्यूजो से। और अब ज्यूजो और उसका साथी अवनाई दोनों ही अराता पहनकर तैयार हो जाते हैं और कानेकी भी इधर फुल तैयार हो जाता है और अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल होने वाली है। लेकिन हमें दिखाई नहीं जाती, हमें सीधा रिजल्ट दिखाया जाता है कि अराता होने के बाद भी ज्यूजो और अवनाई दोनों ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं और उन्होंने कानेकी के चीथे उड़ा दिए थे। फिर वहां आता है फुरुता और कहता है ये लॉस्ट कानेकी, वैसे तुमने काफी क्लोजली फाइट करी, अगर एक दो हमले इधर उधर होते तो तुम जीत सकते थे, वैसे मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूँ। तभी जो उसके दो साथी थे निशियो और कुरो, उन दोनों के सर वो उसके सामने रख देता है और ये देखकर कानेकी और भौंक ला जाता है। फिर वो ऑर्डर देता है पकड़ कर लाओ वैसे। अब कानेकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उस वक्त क्या करे। उसे पता था कि अगर वो गया तो ये पूरा रेवोल्यूशन जो भी है वो करने की कोशिश कर रहा है ये सब खत्म हो जाएगा। ही इज द किंग, उसको भी कुछ करना होगा। और तभी वहां वो बच्चा भी उससे मिलने के लिए आता है, वही चिप वाला। अब कानेकी उछल कर उसका मुंह काट कर उसे जाता है और अपनी कागुने का एक्टिवेट करके उन सारे के सारे जो भी उसकी ओगुरु टीम के मेंबर थे उन सबको काट कर खाने लगता है। फुरुता ऑर्डर देता है पीछे से कोई नहीं लेगा, ईट अप बेबी, यानी कि समझे तुम, ये भी उसका प्लान था। साला पता नहीं कितने प्लान बना रखे बंदे ने। साला जीत्सु के बाद ये बंदा देखा जिसने पूरा ही प्लान कर दिया सब कुछ। अब क्या है कि उसका यही प्लान है कि कानेकी इन सारे जो भी उसके ओगुरु मेंबर्स है ना इन सबको खा जाए। नोटिस करना कि वो सब लोग इंसान नहीं है, वो आधे गूल्स हैं और उनका आरसी लेवल बहुत ही ज्यादा है। अब क्या होता है कि जब कानेकी इन्हें खाता है तो उसका भी आरसी लेवल बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है एंड देन वो एक जाइगेंटिक सेंटीपीड बन जाता है। वो पूरे शहर में ऐसा पूरा फैल जाता है और तोड़ फोड़ कर रहा था। वो इतना बड़ा हो जाता है यहाँ तक कि एक बिल्डिंग के ऊपर वो उसे पूरा ऐसे रैप कर लेता है और पूरे के पूरे शहर में उसके वो पूरा फैल जाता है। उसके रास्ते में जो भी आ रहा था वो उसे खत्म कर रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो चीज थोड़ा एकदम
चुप हो जाती है, एकदम स्टेबल हो जाती है। और यही फ्रूता का प्लान था, रियो द ड्रैगन, यही है ड्रैगन। इसलिए उसने ये पूरी ओगुरु की टीम बनाई थी और उसने ऐसी फुल सिचुएशन बनाई ताकि कानिकी मजबूर हो जाए उन्हें खाने के लिए और ऐसा बन जाए। वैसे सही बताऊं तो इस मॉन्स्टर के पीछे डॉक्टर कानो का हाथ है, उसी ने ये सारे एक्सपेरिमेंट करे। बाकी तुम्हें आगे पता चलेगा कि ये मॉन्स्टर बनाने का असली मकसद क्या है। अब देखते हैं कि सब के सब ये देख रहे थे कि ये क्या है, तभी तोगा उन्हें बताती है कि ये कानिकी है एंड दे वर शॉक्ड। अब क्या था कि सीजीजी जो थी वो वापस मारुते वगैरह के हाथों में आ गई थी, इसलिए वो इस पूरी सिचुएशन का सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इस ड्रैगन वगैरह को हटाएं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुत्सुकी और औरा दोनों योमो के हमले से बच गए थे। अब हम देखते हैं कि सारे के सारे जो भी गोड्स के मेंबर थे वो अपने किंग के जाने के बाद काफी डिप्रेस्ड हो चुके थे। तभी सुकियामा था जो उन सबको मोटिवेट करता और कहता है कि नहीं, हमें अपने किंग को वापस लाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है डॉक्टर कानो जो कि अपनी माँ की कब्र को विजिट करता है। तभी पीछे से वहाँ कूरो भी आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है। अब कानो बताता है कि उसे जो करना था उसने कर दिया और अब उसकी पूरी कहानी पता चलती है कि उसका प्लान ही ये था। वो कहता है कि इस दुनिया में ह्यूमंस और गूल्स दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दिस अर्थ बिकेम अ केज फॉर बोथ ऑफ देम। ह्यूमंस को गूल से बचना है और गूल्स को भी ह्यूमन से। अब क्या था कि मुझे गूल्स में ना काफी इंटरेस्ट था क्योंकि वो इंसानों से ज्यादा इवॉल्व थे, फिजिकली भी और रीजनरेशन एबिलिटी में भी। फिर मैंने एक्सपेरिमेंट करे, ह्यूमंस को गूल्स बनाना सीखा और जो ये ड्रैगन फॉर्म मैंने बनाई है वो पूरा अगुरो टीम का यूज करके बनवाई है। वो ड्रैगन एक्चुअली में सारे इंसानों को गूलिफिकेशन करके उन्हें भी गूल्स बना देगा, जिसके बाद इस दुनिया में सबके सब गूल्स होंगे एंड जो वो केस था वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एंड देन फिर वो कानो को मारती है, उससे पहले ही कानो अपने आप को शूट करके मार लेता है। उस दरबार में दिखाया जाता है कि सीजी के पास आते हैं कानो के सारे जितने भी उसके असिस्टेंट थे और वो कहते हैं कि हम सब आपकी मदद करेंगे उस चीज को रोकने के लिए। अब सीजी वाले भी काफी परेशान थे कि वो साला इस ड्रैगन को हराएंगे कैसे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है और उनके अकेले के बस का नहीं है। तभी हम देखते हैं कि सीजी के हेडक्वार्टर्स में कानिकी की टीम के सारे जितने भी गूल्स थे सब के सब वहां आते। अब मारुति कहता है ये क्या हो रहा है, ये कहता है इन्हें मैं लेकर आया हूँ फॉर योर हेल्प। फिर वो बताते हैं कि कानिकी ही वो बड़ी सी चीज है। तभी हिरागो के साथ कूरा आता है और वो कहता है कि ब्यूरो चीफ फ्रूता यहाँ से भाग गया है, उसने हम सब का सिर्फ फायदा उठाया इस प्लान को अंजाम देने के लिए। अब वो प्रपोजल लाए थे कि सीजी और गूल्स दोनों मिलकर इस ड्रैगन को खत्म करे, लेकिन सीजी की ये शान के खिलाफ था क्योंकि भाई इतने समय से वो गूल्स के खिलाफ ही काम कर रहे हैं और अब एकदम से फिर अमोन आ गया था उन्हें समझाता, लेकिन फिर भी उनकी प्राइड बीच में आ रही थी। फिर वो सब के सब जो भी गूल्स थे वो सारे के सारे अपने मास्क उतार देते और फिर तोगा कहती है टू हेल विद द प्राइड। अब मारुति समझदार था तो वो समझ जाता है कि भाई वो अकेले तो इस परेशानी का हल नहीं निकाल पाएंगे, उन्हें इनकी मदद चाहिए और वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। और आज तक जो हमने कभी नहीं सोचा था वो हो रहा था, सीजीजी और गूल्स एक साथ काम करने वाले थे। वैसे भी ये होना ही था क्योंकि उन्हें बाद में पता चल ही गया है कि जो उनके फाउंडर हैं सीजीजी के वही गूल्स हैं, तो फिर क्या प्राइड। अब वो काम कर रहे थे और ये सोच रहे थे कि आखिर कानिकी की बॉडी उसके अंदर से कैसे निकाले। तभी तो को याद आता है कि कानिकी को उसने अपनी एक रिंग दी थी, वो जाकर उन्हें बताती है। तभी एक साइंटिस्ट कहती है कि सही है, फिर तो हम उसे मेटल डिटेक्टर से डिटेक्ट करके कानिकी की लोकेशन निकाल सकते हैं। अब उन्हें काफी सारे मेटल डिटेक्टर चाहिए थे क्योंकि हर एक बंदा जाकर चेक करेगा ना, उसमें इतने तो थे नहीं उन पर। तभी भाई आता है सुकियामा का बाप, फोन लगाता है सीधे प्रेसिडेंट को। अगले दिन ही कई लाखों मेटल डिटेक्टर आ जाते हैं। मारू तो देख के शॉक हो जाता है, भाई ये बंदा सबको जानता है। अब वो सारे के सारे मेटल डिटेक्टर लेकर कानिकी की बॉडी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब मीजा और तोगा एक साथ वो काम कर रहे थे और तभी मीजा को एक सिग्नल मिलता है एंड वो तुरंत ही रिपोर्ट करते हैं। मारुते फिर उस लोकेशन पर उरियो को भेजता है। तभी हम देखते हैं कि वहां मुत्सुकी आकर तोगा पर अटैक करती है। हम देखते हैं कि वो ड्रैगन फिर से वहां एक्टिवेट हो जाता है। अब मुत्सुकी कहती है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि सीजी तुम्हारे साथ काम करे या नहीं, मुझे तो बस तुम्हें मारना है। उस तरफ हम देखते हैं कि उस ड्रैगन के एक्टिवेशन से उसके अंदर से कुछ मॉन्स्टर्स निकलने लगते हैं जो आकर उन सारे इन्वेस्टिगेटर्स को खाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीजा और तोगा उनसे लड़ रहे थे, लेकिन फिर औरा भी वहां आ जाता है और अब वो उन्हें दबोच लेते हैं। तभी वहां एंट्री होती है उरियो की स्क्वाड की और वो उससे कहते हैं बस करो, अभी इससे भी बड़ी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन वो नहीं मानते। एंड देन उनकी खुद की स्क्वाड से भसड़ हो जाती है। उरियो और सेइकू मुत्सुकी से लड़ते हैं और बाकी के दो टीममेट्स औरा से। अब वो बंदे औरा को तो मार दौड़ के
फिर उसके बाद उसे बात करके समझा देते हैं कि भाई तेरी आंट के लिए तू ये कर रहा है, वो तेरी आंट और भी वो भी इस मिशन के साथ है और अब तू हमारे खिलाफ लड़कर उनके खिलाफ ज्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुत्सुकी थी वो नहीं मान रही थी, वो तो खतरनाक तरीके से उन पर अटैक कर रही थी। एंड देन फिर ओरियो जो था वो उस पर अटैक करना ही बंद कर देता और उसके अटैक्स को खा रहा था और फिर सेको भी उसके अटैक्स को खाती है। अब ये देखकर वो हैरान हो जाती है। एंड देन फिर जाकर वो उसे काफी ज्यादा समझाते हैं और तब जाकर उसका दिमाग संतुलन पर आता है और वो समझती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोका खोद खोद कर कानी की बॉडी को ढूंढ रही थी एंड तभी उसे उसका हाथ दिखता है। तभी वहां दूसरे मॉन्स्टर्स भी आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन ओरियो की स्वॉर्ड उन्हें रोक लेते हैं। एंड देन वो उसकी बॉडी को पूरा बाहर निकाल लेते हैं एंड उसकी बॉडी की हालत काफी खराब हो चुकी थी क्योंकि वो पूरा उस ड्रैगन के अंदर ही मिक्स हो गया था। अब वो चीज भी बार बार कानिगी से जुड़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो जैसे तैसे उसे अलग करके वहां से ले आते हैं। अब कानिगी को निकालने के बाद जो वो ड्रैगन था वो दोबारा डीएक्टिवेट हो जाता है और हिलना बंद कर देता है और वो मॉन्स्टर्स भी। अब हमें दिखाया जाता है कि 19th वार्ड में उस ड्रैगन का एक फूल जैसा आकार का एक वो बन रखा था और उधर वी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फुरूता आता है और उधर एक ककून सा था वहां जिसमें एक बॉडी थी। वहां फुरूता आकर कहते हैं गुड मॉर्निंग रिजे माय अडोरेबल ड्रैगन, यानी कि इसका मतलब है कि ये इसका असली कोर है ना कि कानी की। हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन जरूर अभी हिलना बंद हो गया था लेकिन हमें दिखाया जाता है कि ऐसे केसेस बढ़ रहे थे जहां ह्यूमंस की आंखें गूल जैसी हो रही थी, उनकी बॉडी भी सख्त हो रही थी, यानी कि वो गूल्स बन रहे थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कानिकी को होश आ जाता है एंड देन वो सबसे पहले शहर को देखने जाता है जो कि पूरा बर्बाद हो चुका था। हमें दिखाया जाता है कि कानिकी को निकालने के बाद सिर्फ इनके वार्ड का ड्रैगन शांत हुआ था, बाकी जो वार्ड में वो फैल गया था वो अभी भी शांत नहीं हुआ था और वहां उन पर मॉन्स्टर्स अटैक अभी भी कर रहे थे। अब फुरूता वहीं खड़ा हुआ था और माइक लेकर जाकर रिपोर्टिंग करता है और कहता है देखिए इन मॉन्स्टर को कि कैसे यहाँ दरिंदों की तरह तबाही मचा रहे हैं, चलिए जानते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो। हेलो भाई साहब आपका नाम क्या है? एंड तभी वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है लेकिन वो डॉज करके बच जाता है और कहता है लगता है मूड नहीं है इनका बात करने का। भाई ये बंदा कितना ज्यादा बकवास है, आई लव इट। फिर वहां कुछ स्क्वाड्स उन्हें रोकने के लिए आते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर्स उन्हें खा जाते हैं। तभी मारुते को कानी कॉल आता है और वो उसे बताता है कि ये जो ड्रैगन है ये अपने पोर्स से कोई टॉक्सिन पार्टिकल स्प्रेड कर रहा है हवा में, जिसके सूंघने के बाद ये सारे इंसान गूल्स बन रहे हैं। अब फुरूता भी हमें थोड़ी अच्छे से समझाता है कि ये पोर्स काम कैसे करते हैं। तो क्या है कि जो ये मॉन्स्टर्स ये निकालता है ड्रैगन अपने वहां से, वो मॉन्स्टर्स जाते हैं इंसानों को कंज्यूम करते हैं जिससे ड्रैगन को पावर मिलती है और वो और भी ज्यादा पोर्स बनाता है। और अगर तुम इस पोर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो भी कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका फिर जो टॉक्सिन पार्टिकल है वो तो निकल कर स्प्रेड हो जाएगा हवा में और गूल्स बनेंगे। सो या इट्स लाइक अ अनब्रेकेबल चेन। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके वार्ड में भी ड्रैगन एक्टिवेट हो जाता है और उनके मॉन्स्टर्स वहां आ जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि जो सेको थी जिसके ऊपर भी इस टॉक्सिन पार्टिकल का असर हो जाता है और जो उसकी आरसी सेल्स होती हैं वो बढ़ने लग जाती है जिससे कि उसकी जो कागुने थी वो उसकी बॉडी के ऊपर ही बनती चली जाती है। अब कानी गुस्से में अपनी कागुने निकालता है और एक ही झटके में उन सारे मॉन्स्टर्स को चीर देता है और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और जो उसकी कागुने है वो उसका भी शेप अलग हो चुका और वो भी काफी ताकतवर हो चुकी है। अब ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि ये ड्रैगन से मिल गया था तो उसके काफी सारे पार्टिकल्स उससे ही मिल गए। फिर वो सब सेको को लेकर वापस जाते हैं ताकि उसका इलाज हो सके। फिर कानिकी को पता चलता है कि हीडे उसका दोस्त जिंदा है तो फिर वो उसे मिलने के लिए छत पर जाता है। उसे मास्क पहनकर देखकर वो उसे कहता है अपना मास्क तो उतारो और जब वो मास्क उतारता है तो हमें पता चलता है कि उसने मास्क क्यों पहन रखा था। तो उसके जो मुंह की खांसी वो आधी गायब थी। अब ये इसके मुंह को हुआ कैसे? तो तुम्हें याद होगा कि टोक्यो गूल मांगा की लास्ट में जब कानिकी गटर में घूम रहा था तब हिदे आकर इससे मिलता है और वो इसे ऑफर करता है कि तुम मेरे को खा लो ताकि तुम सरवाइव कर पाओ। अब कानिकी क्या करता है कि ये इसके मुंह के को खा लेता और तब वो सरवाइव कर पाया था। सो यार इस पर तो ये गाना बनता है पूरा। तेरे जैसा यार अब सेको जो थी उसका अभी भी इलाज चल रहा था। अब उसे और इस पूरे शहर को बचाने के लिए उन्हें उस एंटिटी यानी कि ड्रैगन को मारना होगा। अब गानी कहता है मेरी बॉडी इस टॉक्सिन से इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रही है बिकॉज आई थिंक कि मेरे अंदर भी इसकी कुछ पार्टिकल्स हैं। अब क्या होता है कि जो ये वी ऑर्गेनाइजेशन थी और क्लाउन ऑर्गेनाइजेशन थी ये दोनों के दोनों
फुरुता के कहने पर इन सीजी वालों से लड़ने के लिए आते, क्योंकि उसे पता था कि वही थे जो उसके गोल के बीच में आ सकते थे। देन फिर ये फाइनल वॉर स्टार्ट होती है और भाई सारे के सारे वी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे, कानिकी के बंदे, क्लाउन्स के बंदे और सीजी के बंदे सब के सब भसड़ मचा देते। और जो कानिकी था वो आयातो के साथ सीधा पहुंचता है 19th वार्ड के उस फ्लावर के पास जहां उसका असली कोड था, और उसे पता था कोड डिस्ट्रॉय तो ये पूरा ड्रैगन खत्म। एंड इसलिए फिर वो उसके ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी वहां जो मॉन्स्टर थे वो उन पर हमला करने लगते हैं, जिन्हें फिर आयातो अकेले संभालता है और उसे कहता है तुम आगे जाओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लाउन का लीडर दोनातो बोरा पर अटैक करने के लिए अमोन आता है, जो कि उसका बेटा भी था। दूसरी तरफ हम देखते हैं ऊटा से लड़ने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड योमो आता है। अब दोनों तरफ ही हमें रिश्तों की लड़ाई दिखाई जाती है। अब योमो और ऊटा की तो काफी तगड़ी बैटल हो रही थी, क्योंकि ये दोनों ही पावर लेवल्स में एकदम सिमिलर थे, तो काफी टक्कर की बैटल। दूसरी तरफ प्रीस्ट और अमोन की फाइट चालू होती है। वो दोनों एक दूसरे के अटैक्स को डॉज कर रहे थे। तभी अमोन फुल आउट जाकर उसका सीना चीर देता है, लेकिन वो भी दोनातो पोरा था भाई। तभी वो अपनी टेक्निक का यूज करता है और उसे कई सारे हाथों से जकड़ लेता है एंड कागुडे घुसेड़ देता है। अंदर में दिखाया जाता है कि कानिकी को वहां ड्रैगन के अंदर फुरुता मिलता है एंड वो उसे देखकर बिल्कुल ही शॉक हो जाता है कि साले तू बाहर कैसे आ गया और यहाँ क्या कर रहा है। अब मैं दूसरी तरफ योमो और ऊटा की बैटल दिखाई जाती है, जिसमें ऊटा उस पर भारी पड़ रहा था। एंड देन फिर वो अपना काकुजा फॉर्म अनलॉक करता है और उसे कहता है आई वॉन्टेड टू ईट यू फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। अब योमो उसे बिजली के झटके देकर छूट जाता है एंड देन फिर एक सामने एक बड़ा सा लोहे का टावर था, वो उसकी तरफ भागने लगता है। फिर ऊटा भी उसका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही वो उस टावर के ऊपर आते हैं, योमो लात मारकर ऊटा को उस टावर के आर पार कर देता है एंड देन फिर अपनी पूरी पावर लगाकर अपना थंडर स्टॉर्म अटैक करता है। और वो लोहे का टावर भी था, तो उसे एकदम ही खतरनाक वाला झटका लगता है और वो पूरा भुन जाता है। फिर योमो जाकर उसे उठाता है। ऊटा कहता है योमो तुम तो योशिमुरा के साथ जाकर सुधर गए, बट मैं कभी नहीं बदला। मुझे हमेशा तुम्हारे साथ लड़ने में मजा आता था। यही चीज है जो मुझे जिंदा रखती है, जो किक देती है। आई एम लाइक दैट। योमो कहता है तो मैंने कब मना करा, तुम आओ मुझे हर बार मारने की कोशिश करो और मैं तुमसे हमेशा बचने की कोशिश करूंगा। एंड देन वो उसे उठाकर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमोन बुरी तरह दोनातो से धुल रहा था। अब वो क्विंकी के साथ अपनी कागुने की पावर मिलाता है और एक पावरफुल स्वॉर्ड बनाता है और उससे जाकर सिर्फ एक ही बार से दोनातो को चीर देता है। एंड देन फिर उसे केक कटे हुए सर से कहता है वो सब होने के बाद भी मैं आपको हमेशा प्यार करता था डैड। और ये सुनकर दोनातो के भी आंसू आ जाते हैं और वो हंसते हुए जाता है। अंदर हम देखते हैं कि कानिकी बिना किसी बातचीत के सीधे जाता है फुरुता से लड़ने के लिए और उसकी सीधे एक आंख उड़ा देता है। देन फिर वो अपनी कागुने एक्टिवेट करता है और अपने चक्र में फंसाकर उसको फाड़ देता है। देन फिर वो अपनी तलवार से उस पर हमला करने के लिए आता है, जिसे वो अपने मुंह से पकड़ लेता है। एंड ये सीन कहीं देखा देखा लग रहा है ना। अब कानिकी अपनी कागुने एक्टिवेट करता है और इस बार वो काफी अलग ही लग रही थी। एंड देन फिर वो स्टार से निकाल कर उसकी तरफ फेंकता है और एक एक करके उसके हाथ पैर काटे जा रहा था, लेकिन फिर भी फुरुता रुकता नहीं है। वो भी अपनी फाइनल फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन कानिकी लास्ट में बाजी मार ही लेता है और उसे हरा देता है। अब हमें एक ग्लिम्स दिखाया जाता है जहां वो रिजे के साथ था और उनका एक बच्चा भी था। हमें बाहर दिखाया जाता है कि वी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर वहां आकर उन सब से लड़ता है और उन सब की ऐसी तैसी कर रहा था, लेकिन तभी वहां एक सरप्राइज एंट्री होती है ये तो योशिमुरा की। दूसरी तरफ हमें फुरुता दिखाया जाता है कि जो भी उसने अभी तक किया उसे उसका कोई दुख या पछतावा नहीं था, बिकॉज ही इज अ मैनिएक। उसने जो भी ये करा ना, उसे घंटा किसी से मतलब नहीं था कि उसे पूरी दुनिया में गूल्स बनाने, ताकि ये जो केज है ह्यूमन और गूल्स वो खत्म हो जाए एंड ऑल। वो ये सब इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो खुद कहता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था रिजे के साथ, लेकिन वो इस हालातों में पैदा हुआ था एक्सपेरिमेंट वाले एंड ऑल, तो उसे वो नॉर्मल लाइफ कभी नसीब ही नहीं हो पाई। उसका मानना था कि जब मुझे नहीं मिली वो नॉर्मल लाइफ, तो ये पूरी दुनिया को भी क्यों मिले, ये भी डिजर्व नहीं करते जैसे मैं डिजर्व नहीं करता। खत्म करो सालों को। और लास्ट में हमें दिखाया भी जाता है कि उसके मरने के बाद उसके लास्ट ग्लिम्स वही थे कि वो रिजे के साथ और अपने बच्चे के साथ आराम से नॉर्मल लाइफ जी रहा था। अब गाने के ऊपर बढ़ता है उस ड्रैगन के कोर को काटने के लिए, जहाँ उसे कई सारे मॉन्स्टर्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको चीरता हुआ आगे बढ़ता है और वहां कोर तक पहुंच ही जाता है, जहाँ उसे रिजे की बॉडी मिलती है। वो कहता है आई एम सॉरी बट आई हैव टू किल यू रिजे, और बस वो उसे
देता है। बाहर हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने वी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर को भी किया था एतो की मदद से, एंड बाहर की वॉर तो खत्म हो चुकी थी। अब अंदर हम देखते हैं कि कोर को खत्म करने के बाद वो पूरी ड्रैगन की जो बॉडी थी वो कोलैप्स होने लगती। अब कहानी के उधर से भागता है, लेकिन तभी वो उस ब्लैक फ्लूइड में फंस जाता है और उसके साथ ही बहता चला जाता है। अब ऐसा दिखाया नहीं है, लेकिन बताया गया है, लिखा हुआ था कि आयोता ने उसे वहां से निकाल लिया था और वो दोनों वहां से बचकर निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 6 साल बीत चुके हैं, सब बढ़िया चल रहा है, सीजीजी वगैरह। गूल्स और सीजीजी के बीच भी अभी कोई भसड़ नहीं है, कोई बीफ नहीं है, और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि मेन मुद्दा था कि यार गूल्स खाएंगे क्या, वो ह्यूमंस को खाएंगे। क्योंकि अब जो कानूकी के असिस्टेंट्स थे उन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया इसका। उन्होंने काफी रिसर्च की और उन्होंने एक आर्टिफिशियल फूड बनाया जो बिल्कुल ह्यूमन फ्लैश जैसा होता है और वो आराम से हर एक स्टोर पर अवेलेबल है। तो अब उन्हें हंटिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंड हाँ, जो वो ड्रैगन था ना, उसके अभी बचे हुए पार्ट्स थे और उसमें वो कई मॉन्स्टर्स भी बचे हुए थे। वैसे उन्हें जाकर इन्वेस्टिगेटर्स खत्म कर रहे हैं, तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनोहारा भी इतने सालों के कोमा से बाहर आ जाता है और जब ज्यूजो उसे ऐसे देखता है तो वो पूरी तरह रोने लगता है। अब कुछ गूल्स अभी भी हरामी थे, वो अभी भी ह्यूमंस को मार कर खा रहे थे, तो उन्हें सीजीजी वाले कभी ना कभी पेल ही देंगे। बाकी सारे के सारे जो भी साइड कैरेक्टर्स थे उनकी भी जिंदगी एकदम मस्त चल रही। और हाँ, जो तोकियोमी कुरोकावा था और जो ryuko थी, उन दोनों की शादी हुई थी तो उससे उन्हें एक बच्चा भी हो गया। और हाँ, जो उसका बाप था स्पेशल इन्वेस्टिगेटर कुरोकावा, वो अभी भी जिंदा है। उधर मेरे को लगा था कि मर गया, लेकिन नहीं, यहाँ हमें पता चलता है कि वो जिंदा है और उसकी नेक हील हो गई है। अब हमारे आते हैं मेजर कैरेक्टर। तो अब हमें दिखाया जाता है जो योमो था वो अपनी भांजी की लड़की को लेकर घूम रहा था, यानी कि तोका और कानेकी की बेटी को। बाकी आयोता, हिनामी वगैरह भी वहां पर थे। फिर हमें तोका दिखाई जाती है और फिर सुकियामा, उरियो वगैरह भी उनके घर आते हैं। एंड भाई साहब, सुकियामा तो बाकायदा एकदम इतना प्यार बरसाकर उसके बच्ची को खिला रहा है, ऊपर से प्रिंसेस भी बोलता है उसे। मतलब ये बंदा पूरा ही बदल गया है। मतलब पहले कैसा था तुम्हें पता ही है। और अब देखो, फिर हमें कानेकी भी दिखाया जाता है जो कि अभी बिल्कुल सही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कानेकी, उसकी बच्ची और तोका एक गार्डन में घूम रहे थे। एंड देन फिर हमें लास्ट पैनल दिखाया जाता है जहाँ एक खाली कप रखा हुआ था, जो पूरा रिफरेंस है इंतेकू कॉफी शॉप को, क्योंकि याद हो तो वहीं से पूरी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, उसी कॉफी शॉप से। फुल साइकिल दिखाने की कोशिश की है और यहीं ये मांगा खत्म हो जाती। तो कैसी लगी ये मांगा? जैसी भी लगी हो बताना, और ये भी बताना कि अगली मांगा कौन सी पकड़ो। यार अब चलो, ये मांगा तो खत्म हो गई, पर एक बड़ा ही आइकॉनिक सीन है जो हमने काफी बार एंजॉय करा है, एक और बार लास्ट बार देखना बनता है भाई। और अगर तुम्हें ऐसी दूसरी मांगास भी देखनी है तो यहाँ क्लिक करो, ये इंतजार कर रही है तुम्हारा। जल्दी से क्लिक करो और देखो। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।